हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग ब्रिटिश की लैंड रिवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम टोटल 4 या 5 रिवेन्यू पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन ये होगा कि ये जो 8 पेजेस का नोट्स है उसको आप 2 पेज में कंसाइज करके लिखना। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है, इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप सिर्फ फ्रेजेस में लिखना, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो अगर आप इसको 8 पेज में मेरी तरह बनाएंगे तो ये आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप उसको प्रीलिम्स के पहले देखो या मेंस के पहले देखो, आपको सिर्फ उसके मेन मेन कीवर्ड्स देखते ही आपको पूरी स्टोरी याद आ जानी चाहिए। सो यू हैव टू मेक इट लाइक दैट। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हम ये पूरी स्टोरी शुरू होती है 1772 से, जब गवर्नर ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग था। तो वैरन हेस्टिंग ने 1772 में एक सिस्टम बनाया जो कि टेम्पररी काइंड ऑफ सिस्टम था, एडहॉक टाइप ऑफ सिस्टम था। ठीक है। तो एडहॉक का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत वो एक साउंड सिस्टम नहीं था, बहुत एक पर टेम्पररी काइंड ऑफ सिस्टम था। इसमें बेसिकली वो क्या करता था कि इस सिस्टम को रिवेन्यू फार्मिंग या इजारा सिस्टम कहा गया, जिसमें वो ऑक्शनिंग कराता था। और ऑक्शनिंग में जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता था, जो ये कहता था कि मैं मैक्सिमम रिवेन्यू लाकर दूंगा, उसको ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी। और फिर वो जो हाईएस्ट बिडर होता था वो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करता था रिवेन्यू के लिए, लगान के लिए। ठीक है। और ये सिस्टम में एक तो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्योंकि ऑक्शनिंग में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग करेगा कि मैं सबसे ज्यादा रिवेन्यू लेकर आऊंगा। और अ, और यहाँ पर ये भी था कि जो रिवेन्यू का अमाउंट था वो फिक्स नहीं था, वो बिडर के ऊपर था। जो उसने अमाउंट बोल के वो उसने ऑक्शन में वो जीत गया, वही अमाउंट वो पीजेंट से वसूल करेगा। तो इससे पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, प्लस उनके साथ एक अनसर्टेनिटी भी होती थी कि रिवेन्यू का अमाउंट फिक्स नहीं है। और यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इस सिस्टम में पहले क्या होता था कि जो लैंड थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। मतलब कोई उसका एक ओनर नहीं हुआ करता था। लैंड के जो ओनर होते थे वो सारे के सारे किसान होते थे, सारे के सारे पीजेंट्स होते थे। यानी जो लैंड था वो कम्युनिटी ओन्ड था, कैन से। तो तो ये अरेंजमेंट किया था वारेन हेस्टिंग। ठीक है। और ये ऑक्शनिंग वो करवाता था केवल कलेक्शन के लिए, बाकी उनका कोई काम नहीं था। जो जीतते थे, जो बिडर थे, उनका कोई और काम नहीं था, जस्ट कलेक्टिंग द रिवेन्यू। तो यहाँ पर आप इसको आप एक पैराग्राफ में देख सकते हैं। वेरन हेस्टिंग आफ्टर एंडिंग द डुअल गवर्नमेंट इन 1772। 1772 में डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था वेरन हेस्टिंग ने। ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो उसने रिवेन्यू कलेक्शन का जो पूरा सिस्टम रखा वो बहुत अच्छा नहीं रखा। उसने एक एडहॉक अरेंजमेंट बनाया जिसमें ऑक्शनिंग करके लैंड की हाईएस्ट बिडर को दे दी जाती थी कि तुम ही इसका कलेक्शन करोगे, और इस सिस्टम को रिवेन्यू फार्मिंग या इजारा फार्मिंग कहते थे। नेक्स्ट कम्स कॉर्न वैलीज का सिस्टम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ज्यादातर जगहों पे यहीं से बताया जाता है, कई जगह, कई बुक्स में भी और कई क्लासेस में भी बताया जाता है, कोचिंग क्लासेस में भी। तो कॉर्न वैलीज जब आया, आई थिंक वो आया 1993 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो कॉर्न वैलीज जो था वो चाहता था कि एक परमानेंट सिस्टम बनाया जाए। ठीक है। और वो ये भी चाहता था कि रिवेन्यू फिक्स हो जाए, और इसके लिए उसने जमींदार्स बनाए। सो यहाँ पर हमको पहली बार जमींदार्स का जिक्र आता है कि उसने उसके लिए जमींदार्स को नियुक्त किया। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि 90% प्लस 10% का अरेंजमेंट उसने बनाया। यानी कि 90% जो था वो ब्रिटिश को जाएगा और 10% जमींदार खुद अपने पास रख सकते हैं। और अगर वो ऐसा करने में फेल हो गया तो उसकी जमींदारी जो है वो एबॉलिश कर दी जाएगी और वो लैंड फिर से किसी और को दे दिया जाएगा। तो बेसिकली कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कम्युनिटी सिस्टम को समाप्त कर दिया। उसने इंडिविजुअल सिस्टम प्रीफर करा। ट्रेडिशनली क्या होता था कि लैंड पंचायत की थी, लैंड कम्युनिटी ओन्ड थी। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल की थी, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स की थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने जमींदार को नियुक्त करके उनको लैंड का ओनर बना दिया, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम ब्रिटेन में भी था। तो उसने उसी चीज को यहाँ पर इमुलेट किया। और इसके साथ एक और आसानी थी कि कॉर्नवालिस को केवल थोड़े से जमींदारों से डील करना था, ना कि खूब सारे मिलियंस मिलियंस ऑफ पीजेंट्स से।
तो ये इसको आसानी हो गई क्योंकि एक जमींदार के अंडर में सैकड़ों पीजेंट्स हो जाएंगे और कॉर्नवालिस को तो जमींदार से ही केवल डील करना है, उससे ही लेना है उसको। प्लस ये जो जमींदार थे ये गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट भी करते थे, गवर्नमेंट को आगे अपना जो भी उन्होंने बनाया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन और वो चलाने में, तो एक इस तरह से ब्रिटिशर्स के लिए वो हेल्पफुल भी थे। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर पाए बिकॉज ऑफ आवर ओन आर्मी, जो जिसमें इंडियंस ही थे। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो इंडियंस की बनी हुई थी और उससे ज्यादातर सिपाही वाले रैंक में इंडियंस ही हुआ करते थे। ठीक उसी तरीके से अब वो एक और क्रिएट कर रहे हैं जमींदार जो कि उनके लिए लॉयल रहेंगे। और ये भी था कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, और यहाँ पर आपने देखा कि अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स हो गया है, 90% प्लस 10% का अरेंजमेंट। और अगर इन केस प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो जमींदार जो है वो ज्यादा वाला प्रोडक्शन अपने पास भी रख सकता है, तो ये भी जमींदार के लिए अच्छा था क्योंकि ब्रिटिश को तो केवल 90% चाहिए था। इसको हम और डिटेल में अभी देखेंगे कि ऐसा कैसे होता था। यहाँ पे सो बेसिकली ईयर लिया गया आपका 1789 से 90। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है समझने के लिए कि कैसे फिक्स था रेवेन्यू यहाँ पे, कि जो ब्रिटिश को जो पोर्शन जाता था वो फिक्स था। ठीक है। और जो सरप्लस यानी कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो वो जमींदार अपने पास रख लेता था। तो बेसिकली क्या हुआ, सपोज यहाँ पे बस एक एग्जांपल लेने के लिए ये एक अमाउंट लिखा गया है कि 1789 और 90 वाला जो साल था इसको बेस ईयर की तरह लिया गया। ठीक है। बेस ईयर वो होता है कि उसी के रिस्पेक्ट में ही रेंट यानी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। तो सपोज कि 1789-90 में किसी एक जमींदार ने 11,000 का रेवेन्यू कलेक्ट किया। ठीक है। उस ईयर में तो कंपनी ने बोला कि हमारा उसका 10/11 शेयर हमारा होगा। तो अगर हम इसका 10/11 निकाले मतलब इसको 11 भाग में डिवाइड कर दो और उसमें से 10 भाग जो होगा वो कंपनी का हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 90% कंपनी को जा रहा है, यानी 10,000 रुपए कंपनी के हो गए। बाकी जो बचे 1,000 रुपए वो जमींदार के हो गए। ठीक है। अब मान लो कि 1795 में अगर हम देखें 1700, ये बेस ईयर डिसाइड किया गया था। ठीक है। तो बेस ईयर में तो पता चल गया कि कंपनी का शेयर 10,000 रुपए है, दैट्स ऑल। अब मान लो 1795 में कुछ साल के बाद उसी जमींदार को 17,000 रेंट कलेक्ट हुआ, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा तो उस जमींदार के पास ज्यादा कलेक्शन आया। तब भी कंपनी का शेयर हमेशा 10/11 इंटू 1000 ही रहेगा, यानी 11,000 ही रहेगा। यानी ये जो 11,000 है ना जो हमने बेस ईयर से उठाया है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कंपनी को केवल 10,000 रुपए ही उसको देने हैं जो वो बेस ईयर से उन्होंने कैलकुलेट किया था। तो ये बहुत ही मतलब इसमें काफी फायदा था जमींदार को, अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो आप माइनस कर दो तो 7,000 विल गो टू द जमींदार पॉकेट। यानी कि बेस ईयर में जो 90% का शेयर था, जितना भी एब्सोल्यूट टर्म में आ रहा हो, जितने भी रुपए आ रहे हो, सिर्फ उतने ही रुपए उस जमींदार को कंपनी को देने हैं, बाकी वो खुद अपने पास रख सकता है। ठीक है। तो ये था तो इससे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन है। और यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में ये दिखाया है कि एक जो मान लो कंपनी है वो जमींदार 1 से कैलकुलेट कर रही है, जमींदार 2 से, जमींदार 3 से, वो पीजेंट से डायरेक्टली डील नहीं कर रही है। यहाँ पे ये बताने की जरूरत है। तो देख लेते हैं फिर कॉर्नवालिस का ये सिस्टम। तो कॉर्नवालिस के इस सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था, क्योंकि ये आपने अभी देखा कि परमानेंट सिस्टम हो गया था, जो बेस ईयर में जो अमाउंट आया वही हर साल देना है। तो कॉर्नवालिस, अब यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ वही चीज है जो मैंने जस्ट अभी समझाई है, कुछ नई चीज आएगी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। कॉर्नवालिस वांटेड टू हैव अ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट इनकम फॉर द कंपनी। तो कॉर्नवालिस चाहता था कि स्टेबल रहे इनकम, कंसिस्टेंट रहे, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो चाहे कम हो, हमें अपने उतने ही रुपए चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए उसने एक सेटलमेंट पॉलिसी बनाई डायरेक्टली विद द जमींदार्स। ठीक है। उसको पीजेंट से लेना देना नहीं है। तो और ये सिस्टम 1793 में आया। इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसने ब्रिटिश इंडिया का 19% हिस्सा कवर किया था। अभी हम स्पेसिफिकली वो एरिया भी देखेंगे जिस एरिया में इसको लागू किया गया था। ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन के कारण क्या थे कि पहला तो कॉर्नवालिस ने एक प्राइवेट ओनरशिप क्रिएट कर दी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले लैंड प्राइवेट नहीं था, लैंड की प्राइवेट ओनरशिप यहाँ से शुरू हुई है। आपको पता है आज भी लैंड प्राइवेट ही ओनरशिप है, सब इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। और इसीलिए उसने
जमींदार के साथ सेटलमेंट किया। और प्रोबेबली ये एक उसकी मिस्टेक थी कि जमींदार ही, और उसने जमींदार को ओनर ऑफ द लैंड भी बना दिया, मतलब आइडेंटिफाई किया कि जो रेंट कलेक्ट कर रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, वही जो है वो ओनर है उसका। प्रोबेबली इट वाज अ मिस्टेक जो उसने करी, बट दैट्स हाउ इट वाज। एंड नाउ सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अब कंपनी के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना आसान था, ऑब्वियसली जमींदार्स वर फ्यू rather than millions of peasants. And then he wanted to create a social class of जमींदार। Obviously गांव में जमींदार की एक social class create हो गई। पहले की आप मूवीज अगर आप देखते होगे तो 60s 70s की मूवीज में एक जमींदार जरूर होता था गांव में, जो किसानों को एक्सप्लॉइट करता था। तो ये यही का दिया हुआ है। हु वुड बी लॉयल टू द कंपनी इन फ्यूचर। तो उसने एक सोशल क्लास क्रिएट कर दी जमींदार की, जिनके पास लैंड होता था, जो रिच होते थे गांव में, और उस तरह का एक सोशल क्लास उसने क्रिएट कर दिया। और कंपनी ये एक्सपेक्ट करती थी कि परमानेंट सेटलमेंट जो होगा वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन को क्लेम नहीं करती थी। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो कंपनी क्लेम नहीं करती थी। तो कंपनी तो ये सोच रही थी कि परमानेंट सेटलमेंट से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, क्योंकि जमींदार को लगेगा जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो मेरे पास आ रहा है, तो क्यों ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा जाए। लैंड में मतलब जो पीजेंट्स हैं उनकी हेल्प करें, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उनको इरिगेशन सपोर्ट दें, है ना, उनको सूखा पड़ने पे या बारिश कम होने पे सपोर्ट दें। लेकिन लेट्स सी, ऐसा कंपनी ने एक्सपेक्ट किया, बट ऐसा रियलिटी में क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के कुछ फीचर ये थे कि सेटलमेंट वाज मेड विद द जमींदार कंसीडरिंग देम एज द ओनर ऑफ लैंड, देयरफॉर इट इज नोन एज जमींदारी सेटलमेंट। इसका एक और नाम है जमींदारी सेटलमेंट। अभी वही चीजें रिपीट हो रही हैं कई बार। जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया गया, ठीक है। पहले वो केवल रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जैसा कि हमने इजारा सिस्टम में देखा था, है ना, रेवेन्यू अभी पिछले वाले में देखा था। लेकिन और प्लस इनका ये जो ओनरशिप का राइट था वो हेरेडिटरी बना दिया गया, है ना। एक जमींदार है, उसका बेटा भी जमींदार बन जाएगा, उसका बेटा भी जमींदार बन जाएगा। और वो साथ में इस लैंड को ट्रांसफर भी कर सकते थे, किसी को मॉर्टगेज भी कर सकते थे, मतलब गिरवी भी रख सकते थे, प्लस बेच भी सकते थे। तो लैंड जो है अब वो फ्रीली सेलेबल कॉमोडिटी बन गई यहाँ से, ठीक है, जैसे आज है लैंड। तो ये यहाँ से शुरू होता है। ये सब इसके इफेक्ट्स हैं, आप कह सकते हो, फीचर के बजाय आप कह सकते हो कि इसके इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर एक सनसेट लॉ आता है कि सनसेट लॉ क्या था। ये इसी परमानेंट सेटलमेंट में एक लॉ था कि पहले से ना डेट डिटरमाइन होती थी कि इस इवनिंग में रेवेन्यू पे करना होता था जमींदार को। अदरवाइज अगर वो उस डेट में पे नहीं कर पाए तो उनका जो ओनरशिप है वो ले लिया जाता था कंपनी के द्वारा, और इसीलिए इसको सनसेट लॉ भी बोलते हैं। ये एक और फीचर है इसका। एंड कंपनी कुड नॉट क्लेम अ शेयर अबव देन व्हाट हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ये हमने देख ही लिया एग्जांपल से। और जमींदार को हमेशा 10/11 ऑफ द रेंटल टू द कंपनी, तो जितना भी रेंटल था उसका 10/11 पे करना होता था, बट 10/11 ऑफ द रेंटल ऑफ द बेस ईयर, ठीक है, वो कंपनी को पे करना होता था, बाकी 1/11 ऑफ द रेंटल वो खुद रख सकते थे। जो मैंने कहा था कि ये स्पेसिफिक एरियाज, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर हम अपने ईस्ट साइड में देखें तो ये ईस्ट साइड में, अगर आपको याद करना हो, तो आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट साइड में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में बनारस तक का एरिया इसमें कवर था, जो कि 19% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया आता है। और फिर हमने ये एग्जाम्पल भी समझ लिया है। तो ये था पूरा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या बताया गया। अब हम अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं, जो है रैयतवारी सिस्टम या रुयतवारी सिस्टम। रियूत्स का मतलब होता है पीजेंट्स, यानी कि किसान। तो इसको रैयतवारी, रियोतवारी कह सकते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ये पूरा फॉर्मुलेट किया गया था थॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि इसने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो थॉमस मुनरो वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश सोल्जर, जो कि बाद में मद्रास का गवर्नर बना दिया गया। और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 1820 से 27 के बीच में ये मद्रास का गवर्नर था। तो ये एक स्कॉलर था, ठीक है। पढ़ना और इस तरह के पढ़ने लिखने का शौक था। तो इसको ही यूज टू बिलीव कि जो रियोट्स होने चाहिए, दे शुड बी द ओनर, यानी किसान जो असली में खेत में बुआई कर रहा है, जो किसान जो फसल उगा रहा है, वही उसका ओनर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका बिलीव था, क्योंकि ये एक स्कॉलर था।
और रिवेन्यू जो था उसने बोला कि रिवेन्यू को रिवाइज करते रहना चाहिए पेरियोडिकली, वो फिक्स करना सही नहीं है। क्योंकि रिवाइज करने से यहाँ पर मतलब ये है कि मान लो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था तब भी जमींदार को ही फायदा हो रहा था। प्लस मान लो कि किसी किसी साल सूखा पड़ गया, तो वो जो 10,000 वाला अमाउंट था वो भी किसान पे करने की हालत में नहीं है, लेकिन उसको उधार लेके पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे थॉमस मुनरो का ये था कि मतलब रिवीजन जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन, अब वो किस तरीके से करते हैं ये लोग वो हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो ईयर कैसा है उसके आधार पे रिवाइज होना चाहिए, ना कि फिक्स होना चाहिए। सो ये किस किस इलाके में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया की 51% एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन कौन सा एरिया यहाँ कवर्ड है, ऑब्वियसली ये मद्रास का गवर्नर है तो मद्रास में तो होगा ही होगा, प्लस दूसरी जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद आपको सीधे आ जाना है वहीं पे पास में जो ईस्ट महाराष्ट्र में एक एरिया था बेरार, उस एरिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये तीनों एरिया आसपास है तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो दो एरिया हैं वो अलग अलग हैं, एक तो सिंध वाला एरिया जो कि वेस्ट में आएगा पाकिस्तान में, मॉडर्न डे पाकिस्तान में, और कुछ पार्ट्स इसमें असम के थे। तो ये पूरे रैयतवाड़ी सिस्टम में कवर्ड थे। और इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें जो सेटलमेंट है यानी इसमें जो रिवेन्यू कलेक्शन होता था वो डायरेक्टली पीजेंट्स से होता था और उनको ही लैंड का ओनर बनाया गया। पीजेंट्स को रियोट्स कहा जाता था, ठीक है, और इसीलिए सेटलमेंट का नाम रोतवारी या रैयतवाड़ी पड़ गया। पीजेंट्स को यहाँ पर एक पट्टा इशू किया जाता था। पट्टा बेसिकली क्या था, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ये लिखा होता था कि आप इस लैंड के ओनर हो, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता था। जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था, इसको 20-30 साल के गैप पे रिवाइज किया जाता था, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट फीचर है। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज टू हाई, ठीक है, रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। और किसी किसी एरिया जैसे मद्रास में तो ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का 50% था, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 50% तो आपको रिवेन्यू में ही पे करना है। प्लस कलेक्शन में भी ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे कि बिल्कुल उतना ही चाहिए, चाहे सूखा पड़े चाहे अच्छा प्रोडक्शन हुआ, हमें तो चाहिए ही चाहिए उतना, ठीक है। और टैक्स इम्पोज करने से पहले मतलब जो वो लोग रेंटल या टैक्स रेवेन्यू जो भी आप कहो उसको इम्पोज करने से पहले लैंड का सर्वे किया गया था और उसका असेसमेंट किया गया था। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ड्राई लैंड है, सूखा है वहां पे, ठीक है, वहां पे इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, जैसे आपको पता होगा महाराष्ट्र के कई जगहों पे ड्राई लैंड है, तो वहां पे 50% था रेंटल, लेकिन अगर इरिगेटेड है तो 60% तक भी चला जाता था। तो इट मीन्स रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो यानी रैयतवाड़ी सिस्टम में भी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्या था। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले कैसा सिस्टम था, मुगल्स के टाइम पे कैसा सिस्टम था। तो सपोज यहाँ पे दो प्रकार के लैंड है, एक ये लैंड है और एक ये लैंड है, ठीक है। तो दोनों 10-10 एकड़ की लैंड है, एक प्लॉट नंबर 1, ये दूसरा प्लॉट है। यहाँ पे हम मुगल टाइम का समझेंगे और यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम क्या हो रहा था वो समझेंगे। तो ब्रिटिश मुगल के टाइम पे क्या होता था कि रिवेन्यू जब कलेक्ट होता था यानी मिडिवल टाइम्स में क्या होता था कि वो एक्चुअल प्रोडक्शन का जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 1/3 होता था। तो सपोज सपोज कि उस साल 75 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन है तो 25 क्विंटल जाएगा रेवेन्यू में। मान लो 45 क्विंटल ही हुआ प्रोडक्शन तो 15 ही जाएगा क्योंकि 1/3 विल बी 15 क्विंटल। और मान लो कि सूखा पड़ गया, ठीक है, और सूखा पड़ गया तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, जीरो हो गया, तो जीरो मतलब कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। राजा के द्वारा कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और उनके टाइम पे लोन भी दिया जाता था जिसको टक्कवी बोला जाता था। टक्कवी नाम का लोन भी पीजेंट्स को दिया जाता था इन केस अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये मुगल के जमाने का पूरा सिस्टम था। तब भी कम्युनिटी ओन्ड था, तब भी रैयत मतलब कम्युनिटी ओन्ड मतलब पीजेंट्स ओन्ड ही लैंड थे। तो इस तरह का सिस्टम चलता था। लेकिन अब ये इस वाले रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुई
कि लैंड को मेजर किया गया, एसेस किया गया और बोला गया हाँ इस लैंड पे तो इतना प्रोडक्शन हो सकता है, ड्राई लैंड है कि इरिगेटेड लैंड है, और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो सेट कर दिया गया कि ये जो लैंड है ये ड्राई लैंड है तो इससे इतना होगा और इसका आधा। और यहाँ पर आप ये भी देखो कि हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेट था, ठीक है, और ये इरिगेटेड लैंड है तो यहाँ तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, और उसको स्टैंडर्ड बना दिया गया और उसका हाफ हमेशा वसूला जाने लगा। तो क्या होगा, मान लो कि जिस जिस साल उन्होंने सर्वे किया और एसेस किया और पाया कि 60 क्विंटल तो यहाँ से प्रोडक्शन होगा ही होगा, तो उन्होंने उसका 50% सेट कर दिया कि 30 हमें चाहिए। किसी साल वहां पे 40 का ही प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जरूरी तो है नहीं जितना उन्होंने स्टैंडर्ड एक सेट किया है हमेशा उतना ही प्रोडक्शन आए, तब भी पीजेंट्स को 30 ही देना पड़ेगा। और इन और तो और कोई आपदा आ गई, कोई कैलामिटी आ गई, जब जीरो प्रोडक्शन हुआ तब उनको लोन लेके वो 30 देना पड़ता था, हाफ देना पड़ता था, तो लोन भी लेना पड़ता था या उनको अपना लैंड भी सेल करना पड़ता था। और यहाँ से लैंड जो है वो फ्रीली सेलेबल कॉमोडिटी बन गई। तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि जैसा पिछले में था, जमींदार सेल कर सकते थे, यहाँ पर पीजेंट्स मजबूर हो जाते थे सेल करने के। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रैयतवाड़ी, शुरू में तो देखने में अच्छा लग रहा था रैयतवाड़ी सिस्टम, बट ऐसा है। तो पहले का क्या था कि इंडियन विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, जो भी वो उगाते थे वो खुद ही कंज्यूम करते थे पूरे, और वो उनके लिए सफिशिएंट भी होता था। लेकिन ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो कि फिक्स है भाई 30 देना ही देना है। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे जिसका अच्छा दाम मिले उनको। तो ब्रिटिश क्या करती थी, जिस भी क्रॉप की उनको अपने यहाँ जरूरत होती थी अपने ब्रिटेन में, जो आप कहते हो कैश क्रॉप्स जो होते हैं जो उनके इंडस्ट्रीज में लगते थे, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो वो उसके लिए अच्छे दाम देते थे। तो यहाँ के जो हमारे किसान हैं वो भी कैश क्रॉप्स उगाने लगे, ठीक है। उनके लिए वो जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब रॉ मटेरियल के तौर पे वहां पे बहुत डिमांड थी उसकी। तो कल्टीवेटर्स को एक इंसेंटिव मिल गया और वो ये सब क्रॉप्स उगाने लगे थे, ठीक है। तो वो जो सेल्फ सफिशियंसी थी, मतलब ग्रेन क्रॉप्स के बजाय वो कैश क्रॉप्स, अब कॉटन से पेट तो नहीं भरेगा ना, तो कैश क्रॉप्स की तरफ ओरिएंटेशन हो गया। तो दीज आर सम इफेक्ट्स जिसपे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के अलग अलग इफेक्ट्स थे, लेकिन उस इफेक्ट में जाने से पहले हम अपना लास्ट जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है जिसको महलवारी सिस्टम कहते हैं वो देख लेते हैं। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसे इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी और RM बर्ड ने, तो ये नाम याद रखना है महलवारी सिस्टम के लिए। 1822 में इसको सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न यूपी, आपको याद है वहां पे बनारस तक ही था परमानेंट सेटलमेंट, ये वेस्टर्न यूपी में ये है। सेंट्रल इंडिया अभी MP वाला हिस्सा छूटा हुआ था, तो सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न यूपी, और बाद में इसको पंजाब भी में भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ईयर ये काफी बाद में 1822 में आया है और इन एरियाज में आया है। यहाँ पे क्या किया गया था कि बहुत सारी विलेजेस को आपस में ग्रुप कर दिया गया, बहुत सारे गांवों को, और उनको कहा गया महल। वो जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे उनको महल का नाम दिया गया, इसलिए इसका नाम महलवारी सिस्टम है। और एक इंडिविजुअल को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया कि तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम्हारा ये पूरा महल है और इसके पूरे रिवेन्यू को तुम हमें ला के दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल तो असाइंड है, तो आपको लग रहा होगा कि ये जमींदारी सिस्टम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रिवेन्यू फिक्स नहीं था और उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, ठीक है। तो ये यानी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी दिस सेटलमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परमानेंट सेटलमेंट, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि रिवेन्यू हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। इसीलिए कभी कभी महलवारी सिस्टम को टेम्पररी जमींदारी सेटलमेंट भी कहते थे। जमींदार तो यहाँ भी है, एक इंडिविजुअल तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बस रिवेन्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए ये टेम्पररी जमींदारी सेटलमेंट है। और इसने ब्रिटिश इंडिया के 30% एरिया को कवर किया है, यानी कि सेकंड नंबर पे यही आएगा, ठीक है। तो अब ये जो अभी तो ये आपके सारे के सारे सिस्टम थे। अब हम इकट्ठे इनका इफेक्ट्स देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक एक करके देखते हैं। तो ये जो पहला इम्पैक्ट है इसको समझने के लिए हम ये जो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको समझते हैं। तो जमींदारी परमानेंट सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम आई जिसको कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये क्या था कि मान लो सपोज ये वाला जमींदार है, ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया था कि भाई तुम्हें 11,000 कलेक्ट, मतलब जितना भी वो कलेक्ट करे, यहाँ पे तो 11,000 एज एन एग्जाम्पल है, लेकिन 10,000 उसे कंपनी को देने ही देने।
ठीक है, इस वाले जमींदार को, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था अपने इस एग्जाम्पल को, पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था, फिक्स था 10,000 रुपए, क्योंकि ये तो परमानेंट सेटलमेंट है ना, एक रेवेन्यू फिक्स है इसमें। तो ये जो जमींदार क्या करता था कि ये वहां गांव में ना रह के ये अपने नीचे एक और लैंडलॉर्ड को नियुक्त कर दिया, जमींदार को, फिर ये जमींदार अपने नीचे एक और ये जमींदार एक अपने नीचे। तो सपोज ये वाला जमींदार डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट करता था, तो ये वाला जो जमींदार था ये पीजेंट से डायरेक्टली 16,000 इसने कलेक्ट किया, और इसने 15,000 इसको दे दिया, 1,000 इसकी कमाई हो गई। ही इज नॉट द जमींदार पर से, बट ये बिचौलिए टाइप के बन गए, जैसे कि कैसे ब्रोकर होते हैं बीच के, तो 1,000 रुपए इसकी कमाई हो गई। अब उसके बाद इसने 15,000 लिए, तो इसने 13,000 इसको दे दिया और 2,000 इसकी कमाई हो गई। अब ये 13,000 में से इसने 11,000 इसको दे दिया, और इसे 11,000 में से तो कंपनी को 10,000 देने, 1,000 इसकी कमाई हो गई। तो इस तरीके से चेन ऑफ ड्यूट। और ऐसा ये करता क्यों था, ये यहाँ पे समझना जरूरी है। ये जो लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड नहीं, जमींदार कहना सही होगा, ये जो जमींदार था जो एक्चुअली कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, ये शहर में अपना दूसरा काम कर सकता था, क्योंकि ये एजुकेशन ले सकता था, एजुकेटेड होके जॉब कर सकता था, जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश इंडिया में क्लर्क की जॉब, या तो ये शहरों में रह के शहर में रहना प्रेफर करते था ये, क्योंकि इस तरीके से फिर ये बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। लेकिन इन्होंने अपने गांव, जो गांव में इनको दिया गया था वो वाला फायदा इन्होंने छोड़ा नहीं, और इसके लिए इन्होंने बीच में इस तरीके से ब्रोकर अपॉइंट कर दिए, चेन ऑफ जमींदार। यानी ये जमींदार जिसको ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था कि तुम पीजेंट से कलेक्ट करना, और इनफैक्ट कंपनी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि चूंकि सरप्लस प्रोडक्शन तो तुम्हारा होगा तो तुम थोड़ा प्रोडक्टिविटी में हेल्प कराओगे, वो तो एब्सेंट रह रहा है, वो तो पूरा पूरा पीजेंट्स, वो गांव में रह ही नहीं रहा, बिकॉज इस तरीके का सिस्टम आ गया। तो ये सिस्टम कहलाया एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो इसी को हम इम्पैक्ट में देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसमें भी वही चीज है कि British land revenue policies were exploitative in nature and made the life of peasant miserable. Under the rule, land became a commodity which was freely bought and sold in the market. तो obviously आप इस तरीके से पॉइंट्स में लिखना कि एक्सप्लॉयटेटिव था, ठीक है, कमोडिटी बन गई लैंड। परमानेंट सेटलमेंट में तो जो एक्चुअल जमींदार था वो लैंड को ट्रांसफर कर देता था मिडिल मैन को, और खुद सिटी में चला जाता था, और एक चेन ऑफ मिडिल मैन बन गए, ठीक है, बिटवीन द एक्चुअल जमींदार एंड द पीजेंट्स, और इसको एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहा जाता था बंगाल में। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि जो रिवेन्यू का रेट था वो बहुत ज्यादा था, पीजेंट्स जो थे वो रिवेन्यू कल पे नहीं कर पाते थे, और उन्हें अपने लैंड को गिरवी रखना पड़ता था किसी मनी लेंडर के पास, ताकि वो मनी दे सके। और सपोज वो कभी कभी लैंड रिकवर भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो लोन नहीं पे कर पाते थे, और इस तरीके से जो लैंड है वो कल्टीवेटर्स से नॉन कल्टीवेटिंग कम्युनिटी में चले गए। इसमें तो गए ही गए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, वहां पर तो वो ओनर ही नहीं थे। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में भी, जहां हमको शुरू में लग रहा था कि हाँ किसानों को ही ओनरशिप है, लेकिन वो मजबूर हो जाते थे अपने लैंड को नॉन कल्टीवेटिंग कम्युनिटीज को देने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो जैसे जो दुकानदार हैं, या उन लोगों के पास ही पैसा रहता था, तो जिनके पास पैसा होगा उनको वो लैंड चली जाएगी, क्योंकि उनको लोन लेना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट आया, तो ये तो हो गया एक्सप्लॉयटेशन की बात, लैंड सेलेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कॉमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर जो था वो कंजम्पशन के लिए हुआ करता था, कि जो यहाँ के किसान कल्टीवेट करते थे वो कंजम्पशन के लिए करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि वो मार्केट के हिसाब से करने लगे, ठीक है, कल्टीवेट। तो जो ब्रिटिश थे उनको रिवेन्यू हमेशा कैश में चाहिए था, उनको ये नहीं मतलब था कि तुमने गेहूं उगाया तो हमें गेहूं दो, तुमने गन्ना उगाया तो हमें गन्ना दो, नहीं, उनको कैश में चाहिए था। तो इसीलिए पीजेंट्स यानी कि जो किसान है वो तो वही उगाएगा ना जिससे उसको अच्छा दाम मिले, ठीक है, जिसका हाई प्राइस मिले उसको मार्केट में। तो इसीलिए वो कैश क्रॉप्स उगाने लगे, और आपको पता होगा ज्योग्राफी में कॉटन, जूट, शुगर केन, ये सब कैश क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये सारे सीधे इंडस्ट्रीज को जाते हैं, और इंडस्ट्री इसको खरीद के अपना, बिकॉज दीज आर रॉ मटेरियल्स फॉर देम, आपको सीधे पैसे देती है, तो इसलिए इनको कैश क्रॉप कहा जाता है। तो हाँ, फिर यहाँ के भी किसान इन कैश क्रॉप्स को उगाने लगे, क्योंकि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी उसमें इन चीजों की डिमांड थी। तो as industries emerged in England, the demand of such cash crops increased as these crops could be used to feed the rising industries of Britain.
द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया परस्यूड सच पॉलिसीज, तो यानी यहाँ इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों को परसुएड करती थी कि आप यही वाला उगाओ ताकि आपको अच्छा दाम मिले, ताकि आप रेवेन्यू पे कर पाओ एंड ऑल दीज थिंग्स। और इसकी वजह से यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये एक लाइन में अगर हम इसको समराइज करें, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एक्सेलरेटेड द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो जो पीजेंट्स थे वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने लगे, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ क्या हुई कि मार्केट जो होता है बहुत इरेटिक होता है, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए। तो उससे वो एक्सपोज हो गए। आपको याद होगा कि एक इंडिगो, जो इंडिगो के लिए ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बस आपको जो जो पीजेंट्स मूवमेंट है उसमें आपको सबसे पहले एक इंडिगो मूवमेंट आता है, जिसमें यहाँ के किसान इंडिगो उगाया करते थे, नील की खेती किया करते थे। लेकिन फिर अचानक से दाम गिर गए मार्केट के, तो उनको नुकसान हो गया। तो वो एक वही यहाँ पे मतलब है कि मार्केट का इरेटिक बिहेवियर, कि कभी मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है, कभी मार्केट डाउन है तो दाम नहीं मिले, तो उसमें भी प्रॉब्लम। प्लस इस केस में जब उनको मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिला, तो अगेन जो है वो अ, नहीं, यहाँ पे ये कहने का जो लास्ट लाइन है यहाँ पे, कि दे हैड टू सेल द प्रोड्यूस टू द मर्चेंट्स हु फर्दर एक्सप्लॉइटेड देम बाय ऑफरिंग देम लेस प्राइसेस। ऑब्वियसली जो भी ये उगाते थे वो अब सीधे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज तो खरीदने आएंगी नहीं, बीच में व्यापारी होते थे जो वो खरीदते थे। तो वो व्यापारी जो है वो अपना मतलब जो उनके मन में आया अपना कार्टेल बना के वो दाम फिक्स कर देते थे किसानों को, जैसा आज होता है, जो एक्चुअल कल्टीवेटर है उसको उतना अच्छा दाम नहीं मिल पाता। तो वो भी ऐसा ही करते थे मर्चेंट्स की, वो उनको लेस प्राइस में उनका उनका प्रोड्यूस खरीदते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है, बट है ही आसान। इसको आप बिल्कुल एक एक पैराग्राफ में केवल चारों के बारे में लिख कर आप बिल्कुल कंसाइज वे में इसका नोट्स बना के इसको तैयार करिएगा, ताकि आप इसको एग्जाम के टाइम पे तुरंत रिवाइज कर सकें। काफी इससे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग नेक्स्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।